साथियों, आप सभी का बीएनएन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनगणना 2011 या सेंसस 2011 के संबंध में बात करेंगे, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी 2016 और पीसीएस 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना के संदर्भ में बात करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के संबंधित जो जनगणना के आंकड़े हैं उनके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं जनगणना के बारे में। तो भारत में जनगणना का जो इतिहास है ये काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल में जनगणना होने का जो संदर्भ है वो कौटिल्य और प्लूटोमी द्वारा रचित ग्रंथों में विस्तार से उपलब्ध है। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख जो है अबुल फजल कृत जो आईने अकबरी है उसमें भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। लेकिन जनगणना का क्रमवार आकलन जो है अर्थात प्रथम नियमित जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है, तथा जनगणना संबंधी जो दायित्व है पूर्णतः यह केंद्र के पास है, अर्थात यह केंद्र सूची का विषय है। इसका मतलब ये होगा कि केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कराने का कार्य कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तथा जनगणना की कार्य प्रणाली निर्धारित करने और उसको समुचित प्रकार से संपादित करने हेतु जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है, और इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। अब यदि पूछा जाए कि जनगणना होती क्या है, तो जनगणना या सेंसस का मतलब होता है जनगणना एक निश्चित समय पर, जैसे कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, तो जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया है। वर्ष 2011 में 1872 से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना है, मतलब आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। और यदि देखें कि लॉर्ड मेयो के काल से जब से यह जनगणना प्रारंभ हुई 1872 से, तब से यह 15वीं जनगणना है। और जो 2011 सेंसस की जो थीम या जो नारा कह सकते हैं रहा है, यह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, या इंग्लिश में कहें तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे कि कुल जो जनसंख्या रही है सेंसस 2011 के अनुसार, ये 1,21,05,69,573 रही है। इसमें ग्रामीण आबादी जो रही है वो 68.8% और शहरी आबादी 31.2% रही है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें महिलाओं की जो संख्या रही है वो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 48.53% और पुरुष जो रहे 51.47% रहे हैं। और जो दशकीय वृद्धि रही है 2001 से लेकर 2011 तक ये कितनी रही, 17.7% रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 12.3% रही है और शहरी क्षेत्र में 31.8% जो है दशकीय वृद्धि रही है। इसके साथ ही लिंगानुपात जो है वो आपका 943 रहा है 2011 में, जबकि 2001 में 933 था, मतलब 10 अंकों की बढ़त हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना रहा, 949, और शहरी क्षेत्र में 929 रहा है। इसके अलावा 0 से 6 आयु समूह की जो जनसंख्या रही है वो टोटल जनसंख्या की 13.6% रही है। और शिशु लिंगानुपात कितना रहा है, 919 रहा है, जबकि 2001 में कितना था, 927 था, मतलब 8 अंकों की शिशु लिंगानुपात में गिरावट हुई है। और ऐसे जो नॉर्मल लिंगानुपात है वो उसमें 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण स्तर पर देखें शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 923 रहा है, जबकि शहरी स्तर पर शिशु लिंगानुपात 905 रहा है। अब साक्षरता के आंकड़े संबंधित बात करें तो टोटल साक्षरता भारत में कितनी रही है, 73% रही है, जबकि 2001 में कितनी थी, 64.8% थी, मतलब कि 8.2% की जो है बढ़ोतरी हुई है। और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी रही है, 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% रही है। ग्रामीण स्तर पर साक्षरता की बात करें तो 67.8% और शहरी स्तर पर 84.1% साक्षरता रही है। इसके अलावा यदि कुल आबादी में अनुसूचित जाति की बात करें, इनकी प्रतिशतता कितनी रही है, तो कुल आबादी का 16.6% जो है हिस्सा है ये अनुसूचित जाति का है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये टोटल आबादी का 8.6% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जनजाति का है। अब थोड़ा यहाँ विस्तार से देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के संदर्भ में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों की यदि बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आपका आता है राजस्थान,
मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पर, उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे पे है। तो यह क्रम याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें राज्य के स्तर पर, तो सबसे कम क्षेत्रफल राज्यों में है वो गोवा है, फिर सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है। और यदि हम संघ शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो यदि आप राज्य और संघ शासित प्रदेश सब में मिला के कहें कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किस राज्य या संघ शासित प्रदेश का है, तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों के क्रम को यदि लगाएं तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और उससे कम पश्चिम बंगाल। तो ये क्रम है, ये घटते क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम बिहार और उससे कम पश्चिम बंगाल। यदि हम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम है, उससे ज़्यादा मिजोरम है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उससे ज़्यादा गोवा, फिर नागालैंड। तो ये यहाँ पर बढ़ते क्रम में है और इधर आपका ये घटते क्रम में है। और ये संघ राज्य क्षेत्र की स्तर पर बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है दिल्ली में और सबसे कम जनसंख्या आपका लक्षद्वीप में है। ठीक है। अब दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 तक की जो दशकीय वृद्धि रही है वो 17.7%, ग्रामीण स्तर पर 12.3% और शहरी स्तर पर 31.8% रही है। इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखें तो यहाँ पर हम लोग आज़ादी के बाद से देखेंगे 2011 तक, तो ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये 1951 से लेकर के 61 है, 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001 और 2001 से 2011। तो इसमें देखें तो 51 से 61 में आपका 21.6 था। इसके बाद 61 से 71 में ये 10 की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और ये 24.8 हो जाती है। इसके बाद आप देखें तो लगातार इसमें गिरावट ही आएगी। 71 से 81 में 24.7, फिर 81 से 91 में 23.6, फिर आपका 91 से 2001 में 21.5 और 2001-2011 में 17.7। मतलब आज़ादी के बाद से अभी तक देखें तो सबसे कम 10 की वृद्धि जो रही है वो 2001-2011 में रही है। और इन आंकड़ों को भी अलग अलग जनसंख्या वाले काल में देखें तो क्या रहे, इनको भी याद रखिए, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। आगे चलते हैं, अब सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किन राज्यों में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो मेघालय में हुई है 27.9%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उससे कम, फिर उससे कम बिहार और उससे कम जम्मू कश्मीर। अब चूंकि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है तो क्रम लगाते समय ध्यान रखिएगा कि अब यह राज्य में नहीं बल्कि संघ शासित प्रदेश में आएगा। तथा उसके बाद आपका मिजोरम आता है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। अब न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य की बात करें तो नागालैंड है। यहाँ पर नकारात्मक 10 की वृद्धि रही है, -0.6। और एक चीज़ और याद रखिए कि 2011 का जब जनगणना आया था वहाँ पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई थी? वो नागालैंड में की गई थी। अब न्यूनतम नागालैंड है, इससे ज़्यादा किसका है? केरल का, इससे ज़्यादा गोवा का, फिर आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ये क्रम है, ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। अब संघ शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जो संघ शासित प्रदेश में रहा है तो ये कहाँ पर रहा है 10 की वृद्धि? ये दादरा नगर हवेली में 55.9% रहा है और लक्षद्वीप में सबसे कम 6.3%। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों में मिला के पूछे कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर रही है तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? दादरा नगर हवेली में यहाँ 55.9% 10 की वृद्धि रही, जबकि मेघालय में 27.9% रही है। आगे देखते हैं जनघनत्व की बात करें तो जो जनघनत्व रहा है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। जबकि 2001 में जो ये था 325 था, मतलब 57 अंकों की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 में जो जनघनत्व वृद्धि कितनी हुई है? 57 हुई है, 325 था 382 हो गया है। अब सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पर है? वो आपका बिहार में है, उससे कम पश्चिम बंगाल, उससे कम केरल, उससे कम यूपी और फिर उससे कम हरियाणा। तो यह क्रम याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि 2001 की जब जनगणना हुई थी वहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का था। 2011 में बिहार ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ा और बिहार नंबर 1 पर आ गया। तो बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उससे कम, फिर केरल, उससे कम, फिर उससे कम यूपी का है, फिर हरियाणा। तो यह क्रम बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा याद रखिएगा। और मिनिमम मतलब न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है।
उससे ज़्यादा मिजोरम का हो जाएगा, उससे ज़्यादा सिक्किम का, उससे ज़्यादा मणिपुर का और उससे ज़्यादा नागालैंड का। तो यह क्रम याद रखिएगा कि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, उससे ज़्यादा मिजोरम, उससे ज़्यादा सिक्किम और उससे ज़्यादा मणिपुर और उससे ज़्यादा नागालैंड का। अब संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक जो जनघनत्व रहा है संघ राज्य क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है, उससे कम चंडीगढ़ और उससे कम पुडुचेरी का है। ठीक है, तो दिल्ली में सर्वाधिक जनघनत्व रहा है। और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनघनत्व रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सभी राज्यों और यूटीज मतलब संघ प्रदेश या जो क्षेत्र हैं इनमें बात करेंगे तो दिल्ली जो है, दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक रहा है, मतलब इसका बिहार से भी ज़्यादा है, 11,320 है। कुछ अन्य फैक्ट को याद रखें कि यूपी जो है ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है, और महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो मेघालय की रही है 27.2% की, तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो दमन दीव की रही 218.8% की रही है। तो याद रखिएगा यदि ग्रामीण के स्तर पर पूछे तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय की, और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दमन और दीव की रही है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो रहा है वो 943, 1000 पुरुष पर 943 लड़कियां, तथा 2001 में कितना था, ये 933 था, मतलब 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। शहरी स्तर पर 929 और ग्रामीण स्तर पर 949, टोटल 20 का डिफरेंस है शहरी और ग्रामीण स्तर पर। यदि हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है 1084, तथा उसके बाद उससे कम तमिलनाडु, उससे कम आंध्र प्रदेश, उससे कम मणिपुर और उसके से कम छत्तीसगढ़। तो यह क्रम याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। इसके बाद मिनिमम की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात रहा है वो हरियाणा का 879, इससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर संशासित प्रदेश में चला जाएगा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यदि अभी पुराने के तौर पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद आ जाएगा। यदि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी सजाने के लिए है तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अब संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक जो लिंगानुपात रहा है वो कहाँ पर है, पुडुचेरी में है, और सबसे कम कहाँ है, वो दमन दीव में 618 है। तो इस प्रकार से देखें तो यदि राज्य और केंद्र दोनों को मिला दिया जाए, राज्य और जो राज्य हैं और केंद्रशासित प्रदेश हैं उन दोनों को यदि मिला के देखें तो दमन और दीव में सर्वाधिक मतलब कम, सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो दमन दीव में है, क्योंकि हरियाणा में 879 है और दमन दीव में 618 है। तथा केरल की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है, मतलब दोनों स्तरों पर। ग्रामीण देखें तो 1078 है, नगरीय देखें तो 1091 है। तथा चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम 690 लिंगानुपात है, और नगरीय क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का है। इसके अलावा 2001 की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो 3.4% की वृद्धि हुई है। मतलब 2001 की जितनी जनसंख्या थी उसमें कितनी वृद्धि हुई, 3.4% की वृद्धि हुई है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी रही है, 68.8%, और शहरी कितनी रही है, 31.2% रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टोटल आबादी का सर्वाधिक आबादी जो है प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। यहाँ की टोटल आबादी का 90% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आती है। तो दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता, यहाँ पर 97.5% जो आबादी है वो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आती है। अब शिशु जनसंख्या की बात करें तो शिशु जनसंख्या मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को लिया जाता है। ये कितना है, 16.45 करोड़ इनकी जनसंख्या है 2011 में, जो कि 2001 की तुलना में 0.07 करोड़ अधिक है। कुल जनसंख्या का 2011 में 13.6% था, और 2001 में जो उस समय की जो टोटल जनसंख्या थी वो 15.9% थी। और 6 वर्ष से ऊपर की आबादी, ये तो 13.6 है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वालों की। अब 6 वर्ष से अधिक वालों की कितनी हो गई, तो 86.41% जो आबादी है वो 6 वर्ष से अधिक वालों की है। तथा जो दशकीय वृद्धि रही है शिशु जनसंख्या में 2001 से 2011 में ये 0.4% की रही है। अब जो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले राज्य हैं तो इनको देखें तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश,
उससे कम बिहार, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यह क्रम याद रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसके बाद मिनिमम की यदि बात करें तो मिनिमम में आपका सिक्किम आ जाता है, फिर गोवा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। और संघीय प्रदेश के स्तर पर देखें तो मैक्सिमम जो है वो दिल्ली है और मिनिमम में लक्षद्वीप है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 रहा है 2011 में, जबकि 2001 में 927 था। यदि 2001 के से कंपेयर करें तो 8 अंकों की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2001 में 927 और 2011 में 919 रहा है, जबकि सामान्य जो लिंगानुपात है उसमें 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो 2011 का जो शिशु लिंगानुपात है ये 1961 के बाद सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात है। इस आंकड़े को भी याद रखिए। इसके अलावा यदि ग्रामीण स्तर पर देखें तो यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 923। तो ग्रामीण स्तर पर जो लिंगानुपात में जो कमी आई है 2001 के कंपेयर में वो 11 अंकों की कमी आई है, जबकि शहरी में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 905 रहा है। यदि 2001 से कंपेयर करेंगे तो इसमें 1 अंक की कमी आई है। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर 972 है। इससे कम मिजोरम, इससे कम मेघालय, उससे कम छत्तीसगढ़ और फिर उससे कम केरल। ऐसे हम लिंगानुपात की बात करते थे सामान्य तरीके से, तो वहाँ पर केरल नंबर 1 पर होता था, परंतु शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा। उसके बाद मिजोरम, मतलब उससे कम मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पर यहाँ पे केरल आएगा। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो है ये हरियाणा का ही है, 834 है। शिशु वैसे नॉर्मल लिंगानुपात में भी हरियाणा सबसे न्यूनतम पर है और शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा न्यूनतम पे है। फिर आपका पंजाब उससे ज़्यादा है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है और गुजरात और उत्तराखंड का 890 है, दोनों का बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात और उत्तराखंड का दोनों का सेम ही शिशु लिंगानुपात है। अब संघ शासित प्रदेश के स्तर पर बात करें तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार में है, 968। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? वो आपका दिल्ली में है, 871। अब साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता जो है ये 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में मापी जाती है। तो साक्षरता 2011 में कितनी रही है? 73% रही है, जबकि 2001 में ये 64.8% थी। तो इस प्रकार से 2001 के कंपेयर में 8.2% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है साक्षरता में। ग्रामीण स्तर पर जो साक्षरता रही वो 67.8% रही और शहरी स्तर पर 84.1% रही है। अब हम लोग यदि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? आपका केरल है, उससे कम आपका मिजोरम है, फिर गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा केरल में है। और क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा केरल और उससे घटते हुए क्रम में यदि जाएंगे तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम यदि साक्षरता दर कहाँ पे रही है? वो बिहार में रही है, 61.8%। अब इसको बढ़ते क्रम में लगाइए तो सबसे कम बिहार है, 61.8, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे ज़्यादा राजस्थान और उससे ज़्यादा झारखंड और उससे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं ये आपके न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में आते हैं। अब संसदीय प्रदेश के स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जो संसदीय प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, यहाँ पे 91.8% साक्षरता दर है। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? वो दादरा नगर हवेली में है, 76.2%। तथा पुरुष साक्षरता की बात करते हैं, अब अलग अलग देख लेते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में। तो पुरुष साक्षरता जो है ये 80.9% रही है, ग्रामीण स्तर पर 77.2% और शहरी स्तर पर 88.8% रही है। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आपका केरल है, दोनों मिला के पुरुष और महिला में भी आपका केरल ही है। केरल है, उससे कम अब घटते हुए क्रम में लगाएं तो सर्वाधिक केरल का हो गया, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश है। और मिनिमम में यदि आएंगे तो जैसे कि दोनों का मिला करके पुरुष और महिला का बिहार था, और पुरुष में भी आपका बिहार है सबसे कम, और इससे ज़्यादा किसका है? अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। अब संघ राज्य क्षेत्र की स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षर कौन सा है? वो आपका लक्षद्वीप है, और सबसे कम कौन सा है? दादरा नगर हवेली है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग अब महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो महिला साक्षरता में यदि देखेंगे
तो ये महिला साक्षरता 64.6% रही है और वृद्धि कितनी हुई है 2001 के कंपेयर में, तो 10.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण स्तर पर 57.9% है और शहरी स्तर पर 79.1% है। और राज्य के स्तर पर देखें तो राज्य में आपका कौन सा है, केरल नंबर 1 पर है, ठीक है, केरल है, मिजोरम है, फिर गोवा है, त्रिपुरा है और नागालैंड है, ठीक है। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये क्रम आपका जो दोनों का मिला करके है, मतलब पुरुष और महिला का, और पुरुष वाले में भी यही क्रम है। पुरुष वाले में जो मतलब दोनों का मिला के है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 5वें पे जो है महिला वाले में हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे नागालैंड आ जाता है। और मिनिमम की बात करें तो सबसे कम आपका बिहार है, ठीक है, बिहार है। उसके बाद पुरुष वाले में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर आपका राजस्थान आ जाता है। पुरुष वाले में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड था, परंतु महिला वाले में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार है, तो बिहार दोनों में मतलब सबसे कम वाला है। इसके बाद आपका राजस्थान आ जाता है, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो न्यूनतम महिला साक्षरता में आपका उत्तर प्रदेश जो है वो किस पे है, 5वें नंबर पे। अब जम्मू कश्मीर को यदि हटा दें, संसदीय प्रदेश मान लें, तो राज्यों के स्तर पर 4थे पे हो जाएगा। अब संघीय प्रदेश की बात करें तो सबसे कम जो है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, लक्षद्वीप में है, और सबसे कम कहाँ पे, दादरा नगर हवेली में। तो लक्षद्वीप आप चाहे दोनों को मिला करके, पुरुष और महिला दोनों को मिला करके देखें तो भी लक्षद्वीप ही है, ठीक है। यदि पुरुष के स्तर पर देखें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में है, महिला के स्तर पर देखें तो भी लक्षद्वीप है। और मिनिमम वाला भी वही सेम है, चाहे आप महिला पुरुष दोनों को मिला के देखें तो दादर नगर हवेली में सबसे कम है, पुरुष के स्तर पर भी सबसे कम दादर नगर हवेली में है, और महिला के स्तर पर भी दादर नगर हवेली सबसे कम है। कुछ अन्य पॉइंटों को भी याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में, तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र में है। अब अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं, तो कुल जनसंख्या का 16.6% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति अर्थात SC है, जबकि 2001 में यह इनकी आबादी कितनी थी, कुल आबादी का 16.2% हिस्सा था। और इनका जो लिंगानुपात है 945 है, जबकि सामान्य लिंगानुपात कितना है, 943 है, 943 है। और अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो 945 है, मतलब उससे ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की कहाँ पर है, इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वाला जो राज्य है, ये सबसे ज़्यादा इनकी यदि जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में है, उससे कम पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यह क्रम याद रखिएगा, घटते हुए क्रम में है ये, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन जो अनुसूचित जाति की ये मिजोरम में है। मिजोरम में अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, मिजोरम, उससे ज़्यादा मेघालय, उससे ज़्यादा गोवा, फिर उससे ज़्यादा सिक्किम और उससे ज़्यादा मणिपुर। तो मिजोरम, मेघालय, गोवा, सिक्किम, मणिपुर। और संसदीय प्रदेश की स्तर पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ये इनकी आबादी है कहाँ पर, दिल्ली में है, जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में है। और प्रतिशत के हिसाब से यदि देखेंगे, ठीक है, टोटल आबादी का परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, सबसे सर्वाधिक है संघीय प्रदेशों में। अब इनकी जो आबादी है, मतलब अनुसूचित ये जो अनुसूचित जाति जो हैं, इनकी आबादी यदि हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, वो तो हमने जनसंख्या के हिसाब से देखा कि कौन से ज़्यादा। अब परसेंटेज मतलब टोटल आबादी में से कितना परसेंट इनकी जनसंख्या है SC की, इसके हिसाब से देखें तो सर्वाधिक परसेंटेज वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पंजाब है। मतलब पंजाब की आबादी का सर्वाधिक, जो पूरे देश में देखें तो सर्वाधिक हिस्सा जो है सबसे अधिक वो यहाँ पर SC की है। तो पंजाब, इससे कम हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ऐसे देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश आता है, परंतु परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब आ जाएगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट रखिएगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी SC जो जाति है वो नहीं रहती है। इसके अलावा SC की अर्थात अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो संघ शासित या राज्य जो है वो कौन सा है, मिजोरम है। दोनों में मिला करके, राज्य और केंद्र शासित दोनों में मिला करके निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है वो मिजोरम है। अब अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं अर्थात ST की, तो इनकी जो आबादी है टोटल आबादी का 8.6% है, और 2001 के कंपेयर में इनकी आबादी में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या, इनकी सबसे अधिक जनसंख्या किन राज्यों में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है,
फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। तो यह क्रम याद रखिएगा, यह घटते हुए क्रम में। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। न्यूनतम की बात करें, सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या इनकी कहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति की, तो सबसे कम जनसंख्या इनकी गोवा में है। फिर उससे ज़्यादा सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो यह क्रम याद रखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर गोवा, उससे ज़्यादा सिक्किम, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल। अब परसेंटेज के हिसाब से देखें, यदि प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाली आबादी मतलब कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो मिजोरम में। वहाँ की टोटल आबादी का सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो पूरे देश में देखें तो एसटी की यहाँ पर है, मिजोरम में। उससे कम नागालैंड में, उससे कम मेघालय, उससे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। संघीय क्षेत्र के स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की वो दादर नगर हवेली में है। और यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की 94.8% जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें याद रखिएगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों स्तर पर देखें तो दमन एवं दीव है। और अनुसूचित जनजाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत में यदि देखेंगे तो वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश आएगा निम्नतम में। अब नगरीकरण की बात कर लेते हैं। तो नगरीकरण की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से नगरीय जनसंख्या कितनी रही है, 31.2%, जबकि ग्रामीण कितनी रही है, 68.8%। यदि इसका हम कंपेयर 2001 में करें तो 2001 में जो नगरीय जनसंख्या थी कितनी थी, 27.8% थी, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, वो 72.2% थी। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, उससे कम उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये घटता क्रम है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, वो आपकी सिक्किम में है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। और संघ राज्य स्तर पर बात करें संघ शासित प्रदेशों में तो सर्वाधिक जो है आपकी नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, दिल्ली की है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, वो लक्षद्वीप में है। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में आपका जो है उत्तर प्रदेश आता है। मतलब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी जो है वो क्या है, ग्रामीण है। तो उत्तर प्रदेश, इससे ज़्यादा बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मतलब ये आपका घटते हुए क्रम में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उससे कम बिहार में, सॉरी उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम बिहार में है, उससे कम पश्चिम बंगाल में है, और उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम आंध्र प्रदेश। तो ये यहाँ पर घटते हुए क्रम में है। और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम में है, और उसके बाद उससे ज़्यादा मिजोरम में है, उससे ज़्यादा गोवा में, फिर उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उससे ज़्यादा नागालैंड। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में है। और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो दिल्ली में रहती है, और सबसे कम कहाँ पर रहती है, तो लक्षद्वीप में रहती है। तो यहाँ पर देखिए नगरीय वाली भी जो थी सर्वाधिक कहाँ पे, दिल्ली में थी, और मिनिमम कहाँ थी, लक्षद्वीप। तो यहाँ दोनों में सेम है, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, और सबसे कम जो है ग्रामीण और नगरीय में लक्षद्वीप है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या वाले जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, दिल्ली है, यहाँ पे 57.5% आबादी जो है वो नगरीय जनसंख्या में आती है। इससे कम चंडीगढ़, फिर उससे कम लक्षद्वीप और उससे कम दमन दीव। ये परसेंटेज के हिसाब से है। और मिनिमम परसेंटेज वाला नगरीय जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है, ये अंडमान निकोबार है। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीकरण। सर्वाधिक नगरीकरण का मतलब क्या है, न्यूनतम ग्रामीण। तो सर्वाधिक नगरीकरण परसेंटेज के हिसाब से मतलब वहाँ की टोटल आबादी का कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो नगरीय जनसंख्या है। तो ऐसे राज्यों में यदि देखें तो सर्वाधिक नगरीकरण परसेंटेज वाले राज्य, तो यदि सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य होगा तो वहाँ पर मतलब क्या होगा, न्यूनतम ग्रामीण आबादी होगी, न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज होगा। तो इसमें सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है वो गोवा है, यहाँ पे 62.2% है। फिर मिजोरम है, उससे कम तमिलनाडु, उससे कम 48.4%, उससे कम केरल है, और उससे कम महाराष्ट्र। तो यह क्रम याद रखिएगा कि सर्वाधिक नगरीकरण परसेंटेज वाले राज्यों में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। यह क्रम लगाने के लिए कई बार पूछा गया है।
न्यूनतम नगरीकरण परसेंटेज वाले राज्य मतलब कि सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज वाले राज्य कहाँ पर है, तो सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर केवल 10% आबादी जो है वो नगरीकरण वाले में आती है, बल्कि 90% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हिमाचल प्रदेश उससे ज़्यादा बिहार में है, 11.2% आबादी, यहाँ पर केवल 11.2% आबादी ही नगरीकरण के अंतर्गत आती है, बाकी जो शेष है वो ग्रामीण के अंतर्गत आती है। तो हिमाचल प्रदेश, उससे ज़्यादा बिहार, उससे ज़्यादा असम, उससे ज़्यादा उड़ीसा और उससे ज़्यादा मेघालय 20.1%। अब ये चीज़ें, ये आंकड़े तो हमने बात कर ली। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो भारत में जनसंख्या का जो संक्रमण काल रहा है, जो ट्रांजिशन पीरियड रहा है, उसके बारे में बात करते हैं तो टोटल 4 अवस्थाएं रही हैं। उन 4 अवस्थाओं को एक करके देख लेते हैं। तो प्रथम अवस्था जो आप मान सकते हैं वो 1901 से लेकर के 1981, मतलब जब कुछ जो जनसंख्या बढ़ने या घटने में जो ट्रेंड रहा है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, तो इस प्रकार के जो आपको दिखाई पड़ते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो प्रथम अवस्था जो आपकी आती है मान सकते हैं 1901 से 1921 तक का मान सकते हैं। इस समय क्या था कि देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उच्च जन्म दर के साथ विद्यमान उच्च मृत्यु दर, मतलब जन्म दर भी ज़्यादा थी और उसी हिसाब से मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, तो इसलिए जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही थी परंतु धीमे गति से हो रही थी। इसके अलावा देश में भीषण अकाल व महामारी के चलते जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति इस समय थी 1901 से लेकर 1921 में। अब जो दूसरी अवस्था थी, द्वितीय अवस्था, ये 1921 से 1951 मान सकते हैं। इसमें क्या था कि इस टाइम पीरियड में देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। जो बढ़ने की रफ्तार थी वो स्थिर थी परंतु बढ़ रही थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण था वो अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण से हुई मृत्यु दर में कमी थी। तो यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई क्योंकि जो अकाल और जो महामारियाँ थी उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया गया था और इससे मृत्यु दर तो घटी थी परंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं आई थी। तो इसलिए क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही थी। इसके अलावा वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि किसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। तीसरी अवस्था क्या रहती है? 1951 से लेकर के 1981। तो आप समझ ही गए होंगे कि 1981 को क्यों कहा गया है, क्योंकि 1981 जो है आप यहाँ पर देखें प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था में यही बीच में रहती है और यहीं पर ट्रेमेंडस चेंजेस होते हैं। अब तीसरी अवस्था की बात करें तो 1951 से लेकर 1981 तक ये तृतीय अवस्था का काल रहा है। इस समय देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है, मतलब काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना तथा जन्म दर में लगभग स्थिरता की स्थिति का बने रहना था। तो जन्म दर एक स्थिर हो गई थी, मतलब वो बढ़ ही रही थी, परंतु जो मृत्यु दर थी वो लगातार क्या हुई थी, उसमें घट गया था। तो लोग मर कम रहे थे परंतु पैदा तो हो रहे थे ज़्यादा, तो क्या होगा? जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। और जो चौथी अवस्था या चतुर्थ अवस्था, ये आपका वर्ष 1981 से लेकर के वर्ष 2011 तक, जो सेंसस 2011 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक मान सकते हैं। इसमें क्या है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है किंतु वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी है। ठीक है, जैसे हम लोग 10 की वृद्धि देख रहे थे, तो 10 की वृद्धि क्या हो रही थी? वो लगातार घट रही थी। और अभी तक यदि देखें आज़ादी के बाद से, तो सर्वाधिक कम 10 की वृद्धि रही 17.7 की। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि तो हो रही है परंतु वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा है। इसका रीजन क्या है कि लोगों में छोटे परिवार की अवधारणा के बलवती होने से जन्म दर में आई मामूली गिरावट। तो अब जन्म दर में भी क्या हुई? गिरावट दर्ज की गई है, तो इसलिए ऐसा ट्रेंड आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो सेंसस 2011 था उसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना के संदर्भ में इसी तरह के तथ्यों की पूरी बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।